वहाँ दरवाजे पर अयांश खड़ा था। उसका चेहरा तंग था और मुंह लटका हुआ नजर आ रहा था। उसे ऐसे मूड में देख एकांशी को अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो वही खड़ी अपनी विचलित नजरों से इधर उधर देखने लगी। 1 मिनट बाद ही अयांश दरवाजे को वैसे ही खुला छोड़ रूम के अंदर चला गया ताकि वो बिना किसी परेशानी के अंदर आ सके। कमरे के भीतर जाने से पहले एकांशी कुछ देर वही रुकी और फिर आहिस्ते कदमों से चलते हुए दरवाजे को पीछे छोड़ते हुए अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा वहाँ काफी बड़ा स्पेस था जो देखने में लिविंग रूम की तरह नजर आ रहा था। हर एक चीज को ऑर्डरली रखा गया था। लिविंग रूम के बीचों बीच 3 बड़े बड़े सोफे और उनके बीच में एक कॉफी टेबल भी नजर आ रहा था। सोफे के बिल्कुल सामने की दीवार पर एक बड़ा सा टीवी जो कि इस वक्त बंद था। सारी चीजों को सरसरी नजर से देखने के बाद आखिरकार एकांशी ने अपने सिर को उस तरफ मोड़ लिया जिस ओर को अयांश टेक लगाए खड़ा था। उसके पीछे एक दरवाजा था जो कि शायद बेडरूम का था। बेडरूम के दरवाजे पर अयांश को यूं खड़ा देख एकांशी कुछ समझ नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ बेडरूम में आए, इसलिए उसने उसे सहज करते हुए कहना शुरू किया, मैं यही लिविंग रूम में सो जाऊंगी और आई प्रॉमिस कि मैं कोई भी आवाज नहीं करूंगी जिससे कि आप डिस्टर्ब हो। जब उसने बोलना खत्म किया तब अपने सिर को उठाकर अयांश को देखा। वो थोड़ा सा भी ना हिला था, 1 इंच भी नहीं। वो अब भी उसी तरह बेडरूम के दरवाजे पर टेक लगाकर झुका हुआ था, अपने उसी जाने पहचाने से इमोशनलेस चेहरे के साथ। एकांशी उसकी ये हरकत अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि अयांश इस वक्त जितना शांत है, कुछ ही देर में वो उतना ही गुस्से से उस पर चीखेगा। इसलिए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उसकी तरफ से मुड़कर लिविंग रूम में ही उससे काफी दूर जाने के लिए चलने लगी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एकांशी के चहलकदमी के आवाज के अलावा वहाँ कुछ भी और नहीं सुनाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ी, उसे अयांश के कदमों की आवाज अपनी तरफ ही आती सुनाई देने लगी, जिससे वो डर से जहाँ थी वही जम गई। एक पल के बाद उसने महसूस किया कि उसके पीछे से अयांश का हाथ उसके बहुत करीब बढ़ चुका था। अयांश के अचानक किए गए इस बर्ताव से एकांशी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इसलिए उसने अपने सिर को घुमाकर अयांश को देखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अयांश ने उसके कलाई को पकड़ ली और उसे कमरे में भीतर की तरफ खींचने लगा। हालांकि उसने उसकी कलाई को मजबूती से नहीं पकड़ा था, फिर भी लगातार इस तरह खींचने से एकांशी घबरा जरूर गई थी। अपने हाथ को उसके पकड़ से छुड़ाने के लिए वो अपने शरीर का पूरा जोर इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसे इस वक्त किसी खतरे का आभास होने लगा था। वो खुद को अयांश की इस पकड़ में बेबस सी महसूस करती जा रही थी। वहीं अयांश ने उसके कलाई पर तब तक पकड़ बनाई रखी जब तक कि वो उसे लेकर बेडरूम के अंदर दाखिल नहीं हो गया। बेडरूम के अंदर आते ही उसने उसकी कलाई को छोड़ दिया और दरवाजे को एक धम्म की आवाज के साथ बंद भी कर दिया। उसकी ऐसी एग्रेसिव हरकत को देख एकांशी अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। तभी अयांश उसकी तरफ मुड़ा और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाए हुए बेड तक बढ़ गया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए उसके एक हाथ की पतली उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाने लगा। वहीं एकांशी उसके इस हरकत से असहजता और डर को महसूस करने लगी, जिससे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दूसरे हाथ को अयांश के सीने पर रख उसे दूर रहने और आगे बढ़ने से रोकने लगी। लेकिन उसके ऐसा करने से अयांश की आंखों में अब अजीब सी नाराजगी दिखाई देने लगी, जिससे उसने अपने हाथ को उसके सिर के नीचे लगे पिलो को खींचने के लिए आगे कर दिया और अगले ही पल उस पिलो को खींचकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। सिर के नीचे से पिलो निकल जाने से एकांशी का सिर एकदम नीचे हो गया और अब अयांश लगातार उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन को ही देखने लगा। वातावरण में इस तरह की खामोशी एकांशी को वापस से उसी सुबह की बुरी यादों में खींचने लगी। हालांकि इस पर भी उसने अपनी आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू की चंद बूंदें जरूर जमा हो गई थी। अब तक
इधर अयांश उसकी पलकों के बीच फंसे चमकीले आंसू को आसानी से देख पा रहा था, जिससे उसकी भौं कुछ ऊपर को तन गई और अगले ही पल उसने अपने सिर को झुकाकर उसके गले पर अपने होठों के स्पर्श को रख दिया। उसके होठों को अपने स्किन पर महसूस करते ही एकांशी को अपने शरीर में एक तेज झंझनाहट महसूस होने लगी, जो कि अयांश के किस्से उभरते हुए उसके नसों में दौड़ने लगी थी। एक पल तक उसके गर्दन पर अपने होंठों को टिकाए रहने के बाद अयांश आगे बढ़ने से खुद ब खुद रुक गया। पता नहीं क्या, लेकिन उसे भी उस सुबह की खट्टी यादें परेशान करने लगी। उसके अगले 2 मिनट में 3 महीने पहले एकांशी द्वारा की गई साजिश भी उसके जहन में घूम गई, जिससे एक बार फिर एकांशी के प्रति वही कड़वाहट उसके दिल में उतर आई और उसने अपने होठों को उसके गर्दन से हटाने के लिए मूव करना शुरू कर दिया। एक बार जब वो कुछ ऊपर को उठ गया, तब उसके कानों के काफी करीब रुककर 2 मिनट तक उसकी बंद आंखें और खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। 1 मिनट बाद ही उसने अपनी डीप और दर्द से सराबोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, आखिर क्या हो तुम? वो लड़की जो तुम बनने की कोशिश करती हो या वो लड़की जो तुम रियल में हो? मेरी जिंदगी में पहली शख्स हो तुम जिसने मुझे हर तरफ से उलझा रखा है। इतना कहते कहते ही अयांश चुप हो गया। उसके मन के जज्बात एकांशी समझ भी पाती। इससे पहले ही वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर अपने जज्बातों को अपने दिल में ही बांधते हुए वहाँ से चलकर रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया। इधर अयांश के कदमों के आहट को बहुत दूर और धीरे धीरे कम होने की आवाज से एकांशी ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठते ही कमरे के फर्श पर गिरी पिलो को घूरने लगी। घूरते हुए उसने अयांश के कहे लफ्जों को मन ही मन दोहराया और खुद से ही कहा, क्या मैं इतनी उलझी हुई हूँ जो वो मुझे कभी समझ नहीं पाते? सोचते हुए वो बिस्तर से उठी और तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसका दिमाग अभी भी अयांश के इस तरह करीब आने और अपनी बात कहने में कुछ उलझा हुआ था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो टैप को ऑन करने के लिए किस हिस्से को घुमा रही है। लेकिन उस पल वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई जब गलत टैप घुमाने की वजह से शॉवर से पानी गिरते हुए सीधे उसके शरीर को भिगाने लगा। शॉवर से गिरते पानी को देख उसने जल्दी से उसे बंद करना चाहा, लेकिन जब तक वो वहाँ मौजूद सभी शॉवर को घुमाकर ये पता करती कि शॉवर किस कंसील से बंद होगा, तब तक तो वो आधी से ज्यादा भीग चुकी थी और उसके बालों से पानी टपकते हुए फर्श पर और उसके चेहरे पर गिरने लगा था। एक बार जब शॉवर बंद हो गया तब उसने एक गहरी सांस भरी, लेकिन शॉवर का पानी इतना ठंडा था कि उसका शरीर ठिठुरने लगा था और ठंडे पानी को लगातार अपने चेहरे पर गिरता महसूस कर उसके दांत भी एक दूसरे में लगकर बजने लगे थे, जिससे उसने जल्दी से गीले कपड़ों को बदलने के बारे में सोचा और बाथरूम का दरवाजा खोल कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि उसका बैग तो लिविंग रूम में ही रह गया था, जब अयांश उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चल रहा था। कमरे का तापमान एसी की वजह से कम था, इसलिए रूम में उसे और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने बैग को कमरे में लाना चाहती थी, लेकिन अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे अयांश के कदमों की आवाज एक बार फिर रूम के करीब आती सुनाई पड़ने लगी और वो जहाँ थी वही ठिठक गई। अगले ही पल अयांश ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए सीधे चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ लेने के लिए कमरे में आया था, पर ना जाने उसके मन में क्या आया, लेकिन वो रुक गया और अपने सिर को हल्का घुमाकर एकांशी को रूम के एक कोने में ऊपर से नीचे तक भीगे अवस्था में खड़ा देख कुछ हैरानी भरी एक्सप्रेशन से उसे घूरने लगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। के करीब आती सुनाई पड़ने लगी और वो जहाँ थी वही ठिठक गई। अगले ही पल अयांश ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए सीधे चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ लेने के लिए कमरे में आया था, पर ना जाने उसके मन में क्या आया, लेकिन वो रुक गया और अपने सिर को हल्का घुमाकर एकांशी को रूम के एक कोने में ऊपर से नीचे तक
भीगे अवस्था में खड़ा देख कुछ हैरानी भरी एक्सप्रेशन से उसे घूरने लगा। कमरे से निकले उसे अभी ठीक से 15 मिनट भी नहीं हुए थे। इतने देर में ही एकांशी ने खुद को ऊपर से नीचे तक पानी में भिगो लिया था। आखिर वो पानी के साथ कर क्या रही थी, ये सवाल उसके जहन में घूम गया और वो अपने इस सवाल का जवाब एकांशी को घूरते हुए तब तक ढूंढता रहा जब तक कि उसका ध्यान एकांशी के कांपते हाथों पर नहीं पड़ गया। इधर एकांशी अयांश को दरवाजे के सामने ही खड़ा देख आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और एसी का टेम्परेचर काफी कम होने की वजह से अब उसके हाथ पांव में कंपन शुरू हो गया था। अपनी नजरों को अयांश से दूर किए जब उसे ये ठंड सहन नहीं हुई तब उसने अयांश से कहा, वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। जब अयांश को एहसास हुआ कि एकांशी उससे कुछ कह रही है तब उसने अपनी नजरों को उसके कांपते हाथों से हटाकर उसके गुलाबी खूबसूरत होंठों पर टिका दिया। शायद ये ठंड की वजह से था, लेकिन एकांशी के होंठ इस वक्त सामान्य से अधिक आकर्षक दिखाई पड़ रहे थे। शरीर के ठंड का असर उसके होंठों और नाक के लालीपन से साफ झलक रहा था। अयांश को अपनी तरफ देखता हुआ देख एकांशी का डर और भी बढ़ गया था। अगले ही पल उसने अपने सिर को नीचे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसे सर्दी कितनी जल्दी लग जाती थी। इसलिए उसने और देरी करना ठीक नहीं समझा और अयांश को दरवाजे से हटने का और इंतजार नहीं किया। एक बार जब वो दरवाजे के काफी करीब पहुंच गई, तब अयांश बिना कुछ बोले ही दरवाजे के सामने से हट गया और एकांशी से अपनी नजर हटाकर वही रूम में लगे सोफे पर बैठने लगा। जब एकांशी ने उसे ऐसा करता देखा तब वो रूम से निकलने से पहले ही रुक गई और उसकी तरफ हल्का मुड़कर आश्चर्य से बोली, क्या आप बाहर नहीं जा रहे? उसके सवाल के जवाब में अयांश ने हर बार की तरह इस वक्त भी कुछ नहीं कहा और उसे एक बार फिर इग्नोर करते हुए अपने सूट के बटन को खोलने लगा। काफी देर बाद भी जब अयांश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब उसने अपने पहने कपड़े को जोर से दबाया और सोचने लगी कि अयांश उसके साथ और कितना कड़ा बिहेव कर सकता था, जबकि वो देख सकता था कि वो पूरी भीग चुकी थी, फिर भी वो रूम से नहीं निकल रहा था। ऐसे में वो कहाँ जाकर अपने कपड़ों को चेंज करती, सोचते हुए उसने एक बार फिर अयांश से कहा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। इस बार उसके आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर अयांश खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाता और कुछ 1 मिनट रुकने के बाद अपनी वही जानी पहचानी ठंडी आवाज में उसके अब तक के सभी सवालों का एक ही जवाब देता है, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने से रोक रखा है? अयांश के जवाब के बाद एकांशी थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लिए उसे देखने लगी। ये ऐसा था जैसे वो उससे आगे भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अयांश के अचानक बिगड़ने वाले मूड को याद करते हुए वो उससे कुछ भी ना कह पाई और वापस से मुड़कर लिविंग रूम चली गई। अपने बैग को बेडरूम तक खींचते हुए उसने कई दफा इसके बारे में सोचा कि वो कपड़ों को चेंज कहाँ करेगी, लेकिन जैसे कि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने बाथरूम में ही कपड़ों को चेंज कर लेने का मूड बना लिया। बेड पर अपने बैग को उठाकर रखने के बाद उसने एक नजर फिर अयांश को देखा। वो अभी भी सोफे पर ही बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। बार बार उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर आती और उसके 2 सेकंड बाद ही फोन से एक अजीब सी आवाज निकलने लगती। उस आवाज को सुन एकांशी को ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो वहाँ बैठकर गेम खेल रहा था। वो इसलिए वहाँ से नहीं निकल रहा था ताकि उसे कपड़े चेंज करने में असहजता का सामना करना पड़े, या फिर वो ये साबित करना चाहता था कि उसकी किसी भी प्रॉब्लम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 मिनट तक अयांश को यूं ही बेबस निगाहों से देखते रहने के बाद एकांशी मायूस सा बेड पर ही बैठ गई। अपने लिए अयांश के अंदर जरा भी रिस्पेक्ट ना देखकर उसका दिल एक बार फिर उदासी से घिर गया। लेकिन एसी के ठंडी हवा और भीगे कपड़ों की वजह से अब उसे इतनी ठंडी लगने लगी कि उसे छींके आनी शुरू हो गई। इधर अयांश भले ही गेम खेल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकांशी पर ही ठहरा हुआ था। वो रूम से इसलिए भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे एकांशी की अजीब अटपटी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं मजा आ रहा था।
लेकिन जब उसने उसे सर्दी से छींकते सुना तब वो कुछ परेशान सा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब ना छुपाने वाली चिंता उभर आई और वो अपनी जगह से खड़ा होकर लंबे लंबे कदमों से चलते हुए एकांशी के सामने खड़ा हो गया। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जब एकांशी को अपने सामने किसी के होने की आहट महसूस हुई तब अनायास ही उसने अपने सिर को उठा लिया और अपने बिल्कुल सामने अयांश को खड़ा देख वो भी बेड से उठ खड़ी हुई और अपने हाथों को मिट्टी बनाकर अपने कांप रहे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। तभी अयांश की आवाज उसके कानों में गूंजी, जो कि बर्फ की तरह ठंडी और कर्कश थी। तुम कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रही? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम बीमार पड़ जाओ? उसके बाद मैं तुम्हारी देखभाल करने में अपना वक्त जाया करूं। इतना कहते हुए अयांश चुप हो गया और आहिस्ते से अपने हाथ को उठाकर एकांशी की तरफ बढ़ा दिया। उसके शरीर पर पहने लॉन्ग शर्ट के बटन तक अपने हाथ को ले जाते हुए उसने एक बार फिर कहना शुरू किया, या फिर तुम चाहती हो कि ये काम मैं करूं? अगर तुम्हारा इंटेंशन किसी और चीज के लिए हो रहा है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो। अयांश की ये बात सुनने के बाद एकांशी को ये अच्छी तरह समझ आ गया कि वो किस बारे में कहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से बस किसी भी तरह से निकल जाना चाहती थी। जब वो उसी तरह खड़े प्रेशर को सह नहीं पाई, उसने धीरे से अयांश की तरफ बिना देखे ही कहा, नहीं आप मेरी हेल्प मत कीजिए, मैं बाथरूम में कपड़े बदल लूंगी, एक्सक्यूज मी। उसके इन शब्दों को सुनने के बाद अयांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई और उसने लगभग उसके इन बातों का मजाक बनाते हुए कहा, जब पहली बार बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ हमबिस्तर होते हुए नहीं शर्माई थी तो अब किस बात की एक्टिंग? स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी शाय। इतना कह अयांश एकांशी के सामने से हट गया और बेड पर रखे उसके बैग को खोलने लगा। वहीं एकांशी उसके ऐसी बातों को सुनकर और भी अधिक शर्म को महसूस करने लगी। पहले ही ठंड से लाल हो चुकी नाक अब अयांश के शब्दों की वजह से कुछ गर्म होने लगी थी। अपने दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस कर वो अयांश को फेस नहीं कर पा रही थी। उसके लिए ये कहना कि वो उसके शरीर से अच्छी तरह परिचित है सामान्य बात थी, लेकिन एक लड़की होने के तर्क से एकांशी इस समय नर्वसनेस में गड़ती जा रही थी। इधर बैग के चैन को दोनों तरफ से सरका लेने के बाद अयांश ने जैसे ही बैग को ओपन किया उसकी नजर बैग में रखी बॉन्डेज किट पर पड़ गई, जो कि बैग में बाकी सामानों के ऊपर रखी हुई थी। उसे देखने के बाद जैसे अयांश के हाथ बीच हवा में ही रुक गए। वो अपने बैग में बॉन्डेज किट जैसी चीज क्यों लेकर आई थी? क्या वो सच में उसके साथ हमबिस्तर होना चाहती थी? अगर ऐसा है तो उसने जानबूझकर खुद को भिगोया तो नहीं था ना, ताकि वो उसके करीब होने का बहाना ढूंढ सके। उस किट को देखने के बाद अयांश के दिमाग में ये सारी चीजें घूम गई, जिससे उसके चेहरे पर एक नफरत की लकीर उभरने लगी और अगले ही पल उसने उठकर एकांशी को एक अजीब गुस्से और तिरस्कार भरी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। एक बार फिर अयांश को अपनी ओर देखता महसूस कर एकांशी ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया और अयांश को एक नजर देख लिया। अचानक से उसके चेहरे पर उभरे ठंडेपन को देखने के बाद एकांशी ने आगे कुछ भी कहना या वहां रुकने के बारे में नहीं सोचा और अपने बैग से कपड़े लेने के लिए मुड़ गई। अपनी नजरों को बैग में रखे सामानों तक ले जाते हुए एकांशी के एक्सप्रेशन भी कुछ फीके और असहज से पड़ गए। उस बैग में अपनी किसी भी चीज को ना देखकर उसने जल्दी से बैग को बंद करके और उसे दोबारा खोल करके देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो जिस बैग को एयरपोर्ट से ही कैरी किए हुए थी वो तो उसका अपना बैग था ही नहीं। चौंकते हुए उसने उस अजीब से बॉन्डेज किट को उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, ये क्या है और मेरा बैग कहाँ चला गया? जब अयांश ने उसकी आवाज सुनी तब उसने भी अपने सिर को घुमाकर उसके हैरान और परेशान एक्सप्रेशन को देखा और अगले ही पल उससे पूछ लिया, क्या सच में तुम्हें ये नहीं पता कि ये क्या है? क्या ये तुम्हारे बैग से नहीं निकला? नहीं, ये मेरा नहीं है और ये बैग भी मेरा नहीं है। एकांशी ने जल्दी से खुद को एक्सप्लेन किया और उस बैग में रखे कपड़ों को देखने लगी।
असल में उस बैग में किसी लड़के के शर्ट पैंट और भी काफी कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद एकांशी और अधिक असहज हो गई और उसने जल्दी से बैग में वापस उस बॉन्डेज किट को डाल दिया। जब अयांश ने उसके घबराते एक्सप्रेशन और शरीर में ठंड की वजह से कंपन को बढ़ते देखा, तब उसने बिना कुछ भी एक्सप्रेस किए अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी ओर मोड़ते हुए बिना एक भी शब्द बोले उसे बेड के एक साइड में बैठा दिया। एकांशी को बैठा लेने के बाद उसने धीरे से उस बैग को बंद किया और उसे उठाकर रूम में ही एक बगल रख दिए। एकांशी के ड्रेस पर अभी भी पानी को मौजूद देख उसने काफी देर तक कुछ सोचा और फिर जल्दी से अपने बैग तक पहुंचकर उसने उसमें से एक व्हाइट शर्ट निकाल लिया। इस शर्ट को पहन लो और अगर तब भी ठंड लगे तो मेरे बैग से कुछ और भी यूज कर लेना। अयांश ने अपनी वही पुरानी जानी पहचानी सी ठंडी लेकिन संशय भरी आवाज में कहा और अपने हाथ में लिए हुए शर्ट को बेढंगे तरीके से एकांशी के चेहरे पर फेंक दिया। अपने चेहरे पर अचानक से आई हुई शर्ट से एकांशी कुछ भी नहीं देख सकी, लेकिन उसे ये महसूस जरूर हुआ कि अयांश ने उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया है। शर्ट को अपने चेहरे से हटा लेने के बाद उसने अयांश के शब्दों को एक बार फिर याद किया कि उसे अगर शर्ट पहन लेने के बाद भी ठंड का एहसास होता है तो वो उसके बैग से कुछ भी यूज कर सकती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अयांश उसकी मदद क्यों कर रहा था इस मुसीबत में। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खुद को शांत करते हुए उसने अपने होंठों के किनारे को संभाला और हल्की मुस्कुराहट के साथ एक हल्की आवाज में खुद से कहा, थैंक यू अयांश। इधर कमरे से निकलने के बाद अयांश ने दरवाजे को बंद किया और चलते हुए लिविंग के ही एक खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। अपने फोन को अपने पॉकेट से निकालने से पहले वो काफी देर तक रात के काले आसमानों में चमकते खूबसूरत तारों को देखता रहा। अचानक ही उसे एकांशी का वही कंफ्यूजिंग चेहरा याद आ गया जो उसने उस किट को देखकर बनाया था। क्या वो सच में नहीं जानती थी कि वो क्या था? सोचते हुए उसने खुद से ही कहा, व्हाट अ स्टूपिड गर्ल। मेंशन में मेरी गैर मौजूदगी में वो कितनी बेवकूफी भरा काम करती होगी। अब आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इधर मुंबई में जब नक्श आरोही को बैठाकर कार को चलाने लगा, तब उसने आरोही को डराने के बारे में सोचा और बिना किसी मतलब की ही कार के स्पीड को इतनी बढ़ा दी कि वो सड़क पर हवा की तरह तेजी से चलने लगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार को चलाने के बाद जब नक्श ने अपने सिर को घुमाकर आरोही के डर से भरे एक्सप्रेशन को देखना चाहा, तब उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि आरोही के चेहरे पर डर की एक लकीर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे देख नक्श ने 10 सेकंड तक उसे वैसे ही घूरा और फिर कार को सड़क के एक ओर रोकते हुए अपने हाथ को स्टीयरिंग से हटाकर आरोही की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाजुओं को हिलाने के बाद नक्श ने पूछा, तुम जिंदा हो ना? मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि तुम मर गई थी। नहीं, मैं जिंदा हूँ, आरोही ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। लेकिन कार की स्पीड पर तुमने बाकी लड़कियों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप कार को इतनी स्पीड पर चला रहे हैं, अगर ये डैमेज हो जाती है तो आपके भाई जो कि काफी अच्छे मूड में रहते हैं वो आपके साथ क्या करेंगे? आपका सोचकर मुझे डर ही नहीं लगा। मैं कभी आपको उल्टा लटके पिटता हुआ इमेजिन कर पा रही थी तो कभी आपकी चटनी बनते हुए, आरोही ने हंसते हुए कहा। आरोही के द्वारा अपना मजाक बनता हुआ देख नक्श ने उससे कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें चुप रहने की जरूरत है और आपको कार चलाने की? आरोही ने भी तपाक से उसे जवाब दिया। उसके जवाब पर जब नक्श उसे घूरने लगा, तब आरोही ने अपने सिर को खिड़की पर टिकाते हुए कहा, अब चलिए ना, आधी रात तो आप खुद बात करने में निकाल देंगे। थक गई हूँ मैं आज ऑफिस का काम करते हुए, घर जाकर सोना चाहती हूँ। आपसे फास्ट तो टैक्सी से पहुँच जाती। ये औरत कितनी इंसल्ट करती है मेरी। खुद में बुदबुदाते हुए उसने कार को स्टार्ट किया और सड़क को घूरते हुए कार ड्राइव करने लगा। कुछ 10 मिनट बाद ही जब आरोही का घर आ गया
तब उसने कार को रोकने को कह दिया और उतर कर जाने लगी। तभी नक्श भी बाहर निकल आया और उसके छोटे से घर को देखते हुए बोला, यहाँ रहती हो तुम? हाँ, क्यों आप अंदर आने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? मेरी मामी बहुत ओवरथिंक करती है, तो आप फिर कभी आइएगा। जब मामी नहीं रहेगी तब मैं पक्का आपको बुलाऊंगी, आरोही ने जल्दबाजी में कहा। मामी घर पर नहीं रहेगी तब? ऐसा कहते हुए उसने आरोही की तरफ अपनी भौहों को उठा कर देखा और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? उसके चेहरे पर एक अजीब शरारत से भरी मुस्कान को देखते हुए आरोही समझ गई कि वो किस बारे में कह रहा है, जिससे उसने तेजी से अपने शब्दों को एक्सप्लेन किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचिए, मैं तो बस इतना। कहते हुए उसने एक गहरी सांस भरी और उदासी से अपने मुंह को लटका लिया। उसके एक्सप्रेशन देख नक्श को उस पर हंसी आने लगी, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश करने के बाद उसने कहा, रिलैक्स, मैं समझ गया, नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे घर। जाओ और आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही हो। गुड नाइट। इतना कहते हुए वो कार में बैठ गया और आरोही ने उसे अपने हाथ को हिलाते हुए बाय कह दिया। इधर लंदन में मनवीर ने जब नैनिका को अपने पीछे खड़ा पाया तब बिना कुछ बोले ही उसके हाथ को पकड़कर उसे होटल के लिफ्ट तक खींच लिया। पीछे चलते हुए नैनिका की आंखों से आंसू बहते हुए लगातार उसके गालों पर गिरे जा रहे थे। पूरे 1 साल बाद उसने मनवीर को अपने लिए ऐसे आक्रामक होते देखा था। जब वो साथ थे तक हमेशा ही वो उसे लेकर सारी हद पार कर दिया करता था, जैसे कि आज उसने मनीष को मुक्का मारकर अपने दबे प्यार को उसके लिए जाहिर किया था। एक बार जब वो लिफ्ट में एंटर हो गया तब उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत किए बिना किसी भाव के ही उसने पूछा, कौन से फ्लोर पर रूम है तुम्हारा? 4th, नैनिका ने जवाब दिया। लिफ्ट में 4th फ्लोर प्रेस करने के बाद मनवीर ने नैनिका का हाथ छोड़ दिया, जिससे नैनिका ने अपने हाथ को अपनी तरफ खींच लिया और अपने गालों पर आए आंसुओं को पोंछने लगी। खुद को स्टेबल कर लेने के बाद उसने अपने मन में चल रहे सवाल को मनवीर के सामने रखते हुए पूछा, मनीष को क्यों मारा तुमने? मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं किया गया है, मनवीर ने ठंडे भाव से कहा। उसके द्वारा पूरी तरह से अपने सवाल को इग्नोर करता देख नैनिका को गुस्सा आने लगा। जब वो लंदन आई थी तब से लेकर अब तक मनवीर और अपनी बहन अलीशा को साथ उठता बैठता देखती आई थी और एक ही घर में होने की वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ता। लेकिन इस वक्त वो अपने दिल में पनप रहे गुस्से और मनवीर की जुदाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और अगले ही पल उसने मनवीर के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। उसे लगभग धक्का देते हुए उसने उसे लिफ्ट के एक दीवार से लगाया और अपनी आवाज में रोने की भावना खत्म करते हुए कहा, मेरे लिए पाबंद नहीं हो तो क्यों मनीष को मारा? वो जो कुछ करना चाहे मेरे साथ, तुम्हें उससे क्या? तुम जाओ, शादी करो और जिस कारण से मुझे छोड़ कर गए थे वो पूरा करो। बच्चे चाहिए थे ना तुम्हें, अब तो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मनवीर खुराना के बिहेव नैनी, मनवीर उसके लगातार गिरते आंसुओं को देख कहता है और उसके हाथों को भी पकड़ लेता है, जो बिना रुके उसके सीने पर वार कर रही होती है। उसके मुंह से नैनी नाम सुनकर वैसे ही नैनिका के हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखें भी स्थिरता से मनवीर को देखने लगी। नैनी नाम से वो उसे तब बुलाता था जब वो उसके साथ था। अपने प्यार के बारे में बताने के बाद उसने कभी भी उसे नैनिका नाम से नहीं बुलाया था। जब भी वो उससे फोन पर बात करता या उसके करीब ही क्यों ना होता, वो उसे नैनी ही बुलाया करता था। 1 साल बाद उसने अपने लिए नैनी शब्द सुना था, इसलिए वो खुद को नहीं रोक सकती थी। उसके सीने से लगते हुए नैनिका ने अपने हाथ को उसके कमर के चारों ओर घेर लिया और लगभग 2 मिनट बाद एक बार फिर बोली, नहीं भूले ना कुछ भी मनवीर, सब याद है तुम्हें। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नैनिका के सीने से लग जाने पर मनवीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था और ना ही उसने अपने हाथ को उठाकर उसे पकड़ा ही था। वो बस सोच रहा था कि वो नैनिका को वियर्ड बिहेव से कैसे रोके।
लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तब उसके आंखों में भी एक इमोशन उभर आया और उसने नैनिका के पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने नहीं, मेरे दिल ने चुना था तुम्हें, तो क्यों छोड़ आए मुझे अकेला वहाँ? नैनिका ने रोते हुए कहा। उसके आंसुओं को अपने शर्ट पर हर पल गिरता हुआ महसूस कर मनवीर ने अपने हाथों को उसके बाजुओं तक ले जाते हुए पकड़ लिया और फिर उसे अपने आप से अलग कर दिया। उन लम्हों में जब नैनिका उसके सीने के इतने करीब थी तब उसे जितना अच्छा लगा उतनी ही उसे घुटन भी महसूस हो रही थी। वही घुटन जो उसने 1 साल पहले अपने बच्चे के अबॉर्शन पेपर को नैनिका के बैग में देखकर महसूस किया था। नैनिका को अलग करने के बाद उसने नैनिका के प्रति उभर रहे सारे जज्बातों को कंट्रोल किया और अपनी नजरों को उससे दूर देखने के लिए मजबूर करते हुए कहा, बिकॉज यू किल्ड माई चाइल्ड। मनवीर, मैंने नहीं। नैनिका अपनी बात को पूरा कर भी पाती इससे पहले ही मनवीर अपने अंदर के गुस्से को नैनिका पर निकालते हुए चिल्लाया, यस यू, तुमने उसे कैसे मार दिया? वो मेरा था। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी अपने ही बच्चे को खत्म करने की? एक बार भी तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ऐसा करते हुए? इतना कहते हुए मनवीर की आंखें आंसुओं से भर गई, जिसे उसने एक झटके में पोंछ लिया और नैनिका को खुद से दूर करते हुए बोला, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, उस मुंबई शहर की एक इंडिपेंडेंट लड़की जो कि अपने बच्चे को मारने में जरा भी नहीं झिझकी। उसी लड़की की वजह से आज मैं अपने परिवार और अपने शहर से दूर हूँ, क्योंकि याद आती है वो मुझे हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। कहते कहते मनवीर ने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था, जिससे उसे और वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वो बिना नैनिका को एक नजर देखे ही वहाँ से निकल गया। 1-2 कदम चलने के बाद ना जाने उसके मन में क्या आया, लेकिन वो मुड़ा और नैनिका को अब भी बेजान सा लिफ्ट में ही खड़ा देख उसके दिल में जैसे एक अजीब अनकहा दर्द उभरने लगा। अगले ही पल वो वापस मुड़ा और नैनिका की तरफ बढ़ते हुए वापस लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट में पहुंचकर उसने 7वें फ्लोर का बटन प्रेस किया और उसके बाद बिना किसी वार्निंग के ही नैनिका को खींचकर लिफ्ट के दीवार से लगा दिया। मनवीर के शब्दों से वो 1 साल के पहले की तरह ही दुखी हो गई थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब मनवीर वापस लिफ्ट के अंदर आ गया था। लेकिन अचानक से मनवीर को अपने करीब देख नैनिका को जैसे होश सा आ गया। उसने अभी तो उसे बाहर जाते देखा था, फिर वो वापस कब आ गया और लिफ्ट ऑन क्यों थी जबकि उसका फ्लोर तो कब का आ चुका था। इस बारे में सोचते हुए जैसे ही कुछ बोलने के लिए उसने अपने होंठों को खोला, मनवीर ने झुककर उसके होंठों को अपने होंठों से ब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे अपने होंठों को उसके होंठों से मिलाने भी लगा। उस निराला और गर्म एहसास को 1 साल बाद अपने इतने करीब महसूस कर नैनिका के दिल की धड़कनें तेज और तेज होने लगी, जिससे उसने अपने हाथ को उठाकर मनवीर के बालों में फंसा लिया और हर एक किस में उसका साथ देने लगी। दोनों ही उन लम्हों को कहीं कैद कर लेना चाहते थे, पर दोनों ही एक दूसरे से इतने हताश थे कि वो ज्यादा देर तक एक दूसरे में खोए हुए ना रह पाए और एक दूसरे से अलग होने लगे। लिफ्ट भी अब तक रुककर खुलने लगी थी, जिससे मनवीर ने वापस से 4th फ्लोर प्रेस कर दिया और नैनिका के आंखों में देखते हुए बोला, आई हेट यू। मैं भी सिर्फ नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू टू मनवीर, नैनिका ने कहा। मैंने यही उम्मीद किया था। कहते हुए मनवीर उसे छोड़कर अलग खड़ा हो गया और लिफ्ट के रुकने का इंतजार करने लगा। तभी नैनिका ने एक बार फिर उससे कहा, जानते हो मनवीर, ये हमारी लास्ट किस थी। इसके बाद तो तुम ऑफिशियली किसी के हस्बैंड हो जाओगे और एक दिन जब तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ होगी तब तुम याद करना कि एक बेरहम माँ ने अपने बच्चे को खत्म कर दिया। लेकिन क्यों इसके बारे में उसके डैड ने पता करने की कोशिश तक नहीं की। खैर, मैं जानती हूँ तुम मेरे बात का कभी यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अब तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन एक एडवाइस जरूर दूंगी। अलीशा के साथ वफादार रहना। जिससे प्यार करते हो उसे समझने की कोशिश करना। परखने का काम प्यार का तो नहीं, उस काम के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। इतना कहते हुए नैनिका ने देखा लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था, जिससे उसने अपने चेहरे के उदासी को खत्म किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, और मुंबई की एक इंडिपेंडेंट लड़की को हर सेकंड मत याद करना।
ये तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपनी बहन को जानती हूँ मैं। गुड लक तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए, खुश रहना। लिफ्ट से निकल जाने के बाद नैनिका ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने रोने की आवाज को दबाते हुए जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं मनवीर वही खड़ा चुपचाप उसे देखता रहा। इतने सालों में पहली बार उसने नैनिका को इतना दुख में भी मुस्कुराते और अपने दर्दों को छुपाते देखा था, जबकि वो जानता था कि वो अपने फीलिंग्स या अपने मूड को छुपाने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। जो कुछ भी वो अंदर से होती है वही बाहर से भी दिखाती है। क्या वो बदल नहीं गई थी इन 1 सालों में? सोचते हुए मानवीर ने लिफ्ट के पहले फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इधर बंगलौर में अपने कपड़े निकालकर अयांश के शर्ट को पहन लेने के बाद एकांशी ने खुद को कमरे में लगे शीशे में देखा। वो शर्ट जो अयांश ने उसे दिया था वो उससे मिनी स्कर्ट से भी ज्यादा छोटा फिट हो रहा था, और तो और उसके आस्तीन उसके हथेली तक को ढके हुए थे। ऊपर कॉलर का बटन लगाने से उसका गला घुट रहा था, और अगर वो उसे नहीं लगा रही थी तो उस शर्ट में उसकी लंबी गर्दन और भी अजीब नजर आने लग रही थी। खुद को आईने में देखते हुए उसने ये महसूस किया कि लिविंग रूम से एक भी आवाज नहीं आ रही है। सब कुछ बिल्कुल शांत है, जैसे उसके अलावा कोई भी नहीं था वहाँ। 1 मिनट तक श्योर हो जाने के बाद वो धीरे और दबे कदमों से रूम के दरवाजे तक बढ़ी और दरवाजे के नॉब को पकड़कर उसे घुमाने लगी। धीरे से दरवाजे को खोलने के बाद उसने अपने सिर को बाहर निकाला और पूरे लिविंग रूम का मुआयना किया। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि कमरे में अयांश नहीं था, तभी कहीं जाकर वो पूरी तरह से बाहर निकल आई। एक गहरी राहत भरी सांस भरने के बाद उसने खुद से कहा, इससे पहले कि अयांश वापस आए, मैं अपने कपड़ों को सुखाकर उन्हें वापस पहन लेती हूँ। वैसे भी उनकी ये शर्ट ढकती कम है और दिखाती ज्यादा है। इतना कहते हुए वो मुड़ी और तेजी से रूम के अंदर चली गई। अपने गीले कपड़ों को उठाने के बाद उसने 1 मिनट तक उसे सुखाने का उपाय सोचा। पहले तो उसने होटल के ही लॉन्ड्री में कपड़ों को देने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ देर में उसने अपना ये फैसला इसलिए बदल लिया क्योंकि कपड़े देने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता या फिर किसी को अंदर बुलाना पड़ता, और अयांश के उस छोटे से शर्ट में वो ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही किसी को अंदर ही आने दे सकती थी। इसलिए वो वापस लिविंग रूम में आ गई और सीलिंग फैन को ऑन करने के बाद सोफे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अभी वो 3-4 कदम चली ही थी कि तभी सोफे पर ना जाने कब से बैठा हुआ अयांश उठकर खड़ा हो गया। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एकांशी अभी 3-4 कदम चली ही थी कि तभी सोफे पर ना जाने कब से बैठा हुआ अयांश उठकर खड़ा हो गया। अचानक लिविंग रूम में अयांश से सामना होने से एकांशी थोड़ी असहज सी हो गई। शायद ये उसके पहने शर्ट की वजह से था, क्योंकि शर्ट में अयांश के सामने वो खुद को बिल्कुल एक्सपोज सा महसूस कर रही थी। अपनी नजरें नीचे किए उसने अपने गीले कपड़ों को नीचे पैरों तक सरका लिया और शर्म की वजह से खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। सोफे के करीब खड़ा अयांश उसकी ये सारी कोशिशें साफ देख सकता था। वो समझ रहा था कि वो खुद को उसकी नजरों से ही छुपा रही है, लेकिन तब भी वो खुद को उसकी तरफ देखने से नहीं रोक पा रहा था। एकांशी के पतले मनोहर शरीर से अयांश की नजरें हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखें जिनमें एकांशी को अपने करीब करने की लालसा साफ दिखाई दे रही थी, वो उसके शरीर से 1 सेकेंड के लिए भी इधर उधर नहीं भटकी थी। उसकी खूबसूरती उसे इतनी अट्रैक्टिव लगी कि वो खुद को और अधिक नहीं रोक पाया और अपने लंबे कदमों के साथ एकांशी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इधर एकांशी अयांश की अधीर होते जज्बात और उसके चेहरे पर बेकरारी देख और अधिक असहजता में डूबने लगी, जिससे उसने अयांश से दूर हो जाने के बारे में सोचा और अगले ही पल लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कह लेने के बाद वो तेजी से मुड़ी और अपने भीगे ड्रेस को अपने हाथ में लिए हुए ही बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अभी वो अपने पहले कदम के बाद दूसरे कदम को उठा पाती,
उससे पहले ही अयांश ने अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके कमर को पकड़ लिया और बिना देरी के उसे खींचकर अपने सीने में लगा लिया। अयांश की ये हरकत इतनी तेज और एग्रेसिव थी कि एकांशी को संभलने तक का वक्त नहीं मिला और वो तेजी से खिंचते हुए अपने बैग को अयांश के सीने पर महसूस करने लगी। उसकी इस चौंकाने वाली हरकत से एक पल के लिए तो एकांशी की सांसें ही अटकी रह गई। उन लम्हों में वो सांस लेना ही भूल गई थी, लेकिन अपनी आंखों को फैलाए वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही उसका ध्यान अपने कमर पर मूव होते अयांश के हाथ की तरफ खिंच गया। वो जेंटल तरीके से धीरे धीरे उसकी कमर को अपने बाहों में भर रहा था। उसकी लंबी और तप्त सांसें वो अपने कंधे पर आसानी से महसूस कर सकती थी। वहीं अयांश को उसके बालों से वही जानी पहचानी सी भीनी और मीठी खुशबू आ रही थी, जो कि वो हमेशा से एकांशी के करीब होने पर महसूस किया करता था। उसके कमर पर अपने हाथों को फेरने के बाद उसकी कमर उसे ठंडा मालूम पड़ रही थी, जो कि जाहिरी तौर पर गीले कपड़ों को काफी वक्त तक पहने रहने की वजह से था। शायद इसीलिए उसने अपने बाहों से उसे घेर रखा था ताकि वो कुछ गर्माहट महसूस कर सके। हालांकि वो उसके बालों से आती खुशबू और उसके आधे दिखते जिस्म को देखकर कुछ बेचैन सा जरूर होने लगा था। इमोशन की लहर में बहते हुए उसने धीरे धीरे एकांशी को अपनी तरफ घुमा लिया और उसके पतले आकर्षक गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे के सहारे दबाने लगा, जिससे एकांशी के गाल शर्म से लाल और कुछ हद तक गर्म पड़ने लगे। चूंकि अयांश की भावनाएं इस वक्त पहले के नजदीकियों से काफी अलग और जेंटल थी, इसलिए उसके चेहरे पर कुछ उलझन के भाव भी साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे अयांश बड़ी आसानी से नोटिस कर पा रहा था। उसके होंठों की तरफ झुकने से पहले अयांश काफी देर तक उसके होंठों को अपने अंगूठे से दबाता रहा और फिर आहिस्ते से झुककर उसके होठों को अपने होंठों से जोड़ लिया। धीरे धीरे वो उसे गहराई से किस करने लगा, लेकिन एकांशी किसी भी तरह से उसका साथ नहीं दे रही थी, जिससे वो थोड़ा हतोत्साह जरूर होने लगा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात जगह बनाने लगी कि एकांशी कभी भी उसे अपने पूरे दिल से प्यार नहीं करेगी। वो तो उस रात की वजह से उसे शादी करनी पड़ी थी, वो भी तब जब उसने मीडिया के सामने ये अनाउंस कर दिया कि वो एकांशी से शादी करेगा। शायद यही वजह थी कि वो उसके साथ जबरदस्ती के रिश्ते में बंध गई थी, वरना वो तो बस उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी। किस करते हुए जब अयांश के दिमाग में ये सारी बातें आने लगी, तब ना चाहते हुए भी वो कुछ आक्रामक सा हो गया और उसने एकांशी के बाजुओं को पकड़कर उस पर तेज दबाव बनाना शुरू कर दिया। अचानक से अयांश की हथेलियों को अपने बाजुओं पर कसता हुआ महसूस कर एकांशी के शरीर में कपकपी सी उठने लगी। उसे एक बार फिर उस सुबह में अयांश द्वारा किया गया बुरा और दर्दनाक बिहेवियर याद आने लगा, जिससे उसने अपने स्थिर हाथों को उठाकर उसके सीने पर रखा और उसे खुद से दूर धकेलना शुरू कर दिया। एकांशी के इस हरकत से अयांश का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। एक बार को उसके दिल में उसके होंठों को छोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन फिर भी वो खुद को उसके करीब होने से रोकने में असफल रहा। शायद अब तक उसे इस बात से गुस्सा भी आना शुरू हो गया था कि एकांशी उसे खुद से दूर कर रही थी, वो उसका साथ नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से अब वो उसे लगातार चूम रहा था। ये किस ऐसी जिसमें न तो अयांश का प्यार ही जाहिर हो रहा था और न ही उसकी नफरत ही दिखाई दे रही थी। एकांशी के नाजुक हाथों को अपने सीने पर धकेलता हुआ महसूस कर अयांश की पकड़ और अधिक तंज हो गई और वो उसे किस करते हुए ही धकेलने लगा। एक बार जब वो बेडरूम के दरवाजे तक पहुँचे, तब दरवाजा खुला ना होने की वजह से अयांश रुक गया। उसने एकांशी से खुद को अलग किया और अपने हाथ को उसके कमर में फंसाते हुए दूसरे हाथ से दरवाजे को खोलने लगा। इधर अपने होंठों को आजाद पाकर एकांशी ने जल्दी से अपने हाथ को उठाकर अपने होंठों को पोंछा और कांपती से आवाज में उसे कहा, अयांश, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। ये शब्द अयांश के कान में जैसे ही पड़े वो रुक गया। उसकी आंखों की पलकें कुछ हल्की सी कांप गई। इन शब्दों को सुनकर वो उसके प्यार को रिजेक्ट कर रही थी। ये बात अयांश को दिल ही दिल में हर्ट करने लगी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे एकांशी उसके इमोशन का मजाक बना रही थी।
वो कितनी ही बार उसके साथ हमबिस्तर हो चुकी थी, लेकिन अब जब वो उसे सच में अपने पूरे दिल से प्यार करना चाहता था, तब वो उसके साथ और अधिक रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। क्या वो उसके एहसास से ऊब गई थी, या फिर नक्श का साथ पाकर वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी? इतना सोचने के बाद अगले ही पल अयांश का गुस्सा जैसे अपने अंतिम छोर तक पहुंच गया और उसने एकांशी के कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाते हुए कहा, क्यों? आखिर तुम अब मेरे करीब क्यों नहीं होना चाहती? क्या अब तुम्हें कोई और मिल गया जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके, या फिर अब तुम मुझसे ऊब चुकी हो? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास जा भी सकती हो? इतना कहते हुए अयांश रुका और एकांशी के कमर को छोड़कर उसके जबड़े को अपने अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर गुस्से से हाँफते हुए कहना जारी रखा, इतनी इजाजत है तुम्हें? हाँ एकांशी राठौड़, तुम्हारी मर्जी कभी भी यहाँ नहीं चलेगी। जो कुछ भी मैं चाहूँ तुम्हें करना होगा। इतना कहने के बाद अयांश ने उसे छोड़ दिया और अब तक उसकी आंसू से भरी आंखों में देखने लगा। वो उदास हो चुकी थी, जो कि साफ साफ उसके चेहरे पर बिखरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा उदासी और डर की लकीर देखकर अयांश को एक पल के लिए अफसोस हुआ। जो कुछ भी उसने कहा था उन सभी बातों पर कहीं ना कहीं वो समझ गया कि वो एकांशी को एक बार फिर हर्ट कर चुका है। दर्द की एक झलक अयांश के आंखों में दिखाई देने लगी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को ये सोचते हुए संभाल लिया कि एकांशी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो बस हर रोज किसी दूसरे आदमी के साथ होना चाहती है। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वहीं एकांशी अयांश के उबने वाली बात को काटना चाहती थी। वो भला अपने प्यार के करीब होने से क्यों उबती, लेकिन पिछली बार अपने बोलने के बाद की घटना को याद करते हुए उसके होंठ कसमसा कर बंद हो गए। वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहती थी जिससे कि अयांश और अधिक गुस्सा हो जाए और पिछली बार की तरह ही उसे हर्ट करने लगे। इसलिए उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और चुपचाप से अयांश के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब तक तो वो इतना तो समझ चुकी थी कि अयांश अब उसे नहीं छूने वाला। वहाँ से मुड़ने से पहले अयांश ने अपने हाथ को आगे कर उसके आंसुओं को छूना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एकांशी के प्रति अपने दिल में दबे एहसास को जाहिर कर सके। इसलिए वो और अधिक उसके सामने ना रह सका और उसे छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक बार जब वो कमरे से बाहर निकल गया तब बिल्कुल उतरे मन से ही सही, लेकिन एकांशी ने राहत की सांस भरी और अयांश के द्वारा दिए अपने सारे दर्दों को वापस समेटकर दिल में दबाने लगी। वो इस बात से थोड़ा राहत में थी कि इतने गुस्से और फिजिकल होने के मूड में होने के बावजूद भी अयांश ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन दिल ही दिल में वो अयांश के हमेशा की तरह बोले हुए उसके शब्दों से हर्ट जरूर हो गई थी। लिविंग रूम के सोफे पर बैठने से पहले उसने अपने कपड़ों को वही सोफे और टेबल पर सूखने के लिए फैलाया और वहाँ बैठकर अयांश के बारे में ही सोचने लगी। वो कब उबी थी उससे, वो तो बस खुद को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो उसके साथ बेड पर होने और उसके बाद उसकी कीमत लगने से डर रही थी, इसलिए तो उसने उसे रोक दिया था बीच में ही। जब वो सोफे पर बैठी तब उसकी आंखें हल्की आंसुओं से भरी थी, लेकिन जब वो अयांश के कही बातों को गहराई से सोचने लगी तब आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़कने लगे, जिन्हें वो अपने दोनों हाथों के मदद से पोंछने लगी और खुद में ही उदास और बेजान सी आवाज में बोली, दिल तोड़ना कितना आसान होता है। दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिखर जाती है, लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास तक नहीं होता। इधर लंदन में लिफ्ट से निकलने के बाद मनवीर जब होटल से निकलने लगा तब अनायास ही उसकी नजर मनीष पर पड़ गई, जो कि रिसेप्शनिस्ट से रूम की ले रहा था और मुस्कुराते हुए उस रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को परेशान भी किए जा रहा था, जिसे देख उसने पहले तो इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन जल्दी ही उसके दिमाग में मनीष की कुछ देर पहले की बातें याद आ गई कि उसने नैनिका को देखने से पहले कही थी कि वो यहाँ लंदन में अपनी बहन के अपार्टमेंट पर रुका हुआ है।
उसकी ये बात याद आते ही उसके कदम चलते हुए ही रुक गए। वो मुड़ा और मनीष को ही देखने लगा। उसका इस होटल में रुकने का एक भी तर्क नहीं बनता था। फिर क्या वो नैनिका के लिए यहाँ रुक रहा था? आखिर उसका प्लान क्या था? सोचते हुए वो उसे ही घूरने लगा और तब तक वहाँ वैसे ही खड़ा रहा जब तक कि मनीष वहाँ से लिफ्ट की तरफ नहीं बढ़ गया। एक बार जब वो वहाँ से चला गया तभी कहीं जाकर मनवीर आगे बढ़ा था। रिसेप्शनिस्ट के सामने पहुंचकर उसने मनीष के बारे में पूछा। अभी जो यहाँ खड़ा था वो किस रूम नंबर में रुका हुआ है? मनवीर के सवाल पर रिसेप्शनिस्ट ने सहजता से जवाब दिया, We are sorry sir, but we can't give anyone else's personal information. रिसेप्शनिस्ट के इस जवाब से मनवीर ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी भौहों को अपने माथे पर चढ़ाए काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर तेजी से बोला, I want a room but on the 4th floor. ओके सर, जस्ट वेट 2 minutes, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और अपने सामने रखे कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगी। अगले 2 मिनट बाद उसने एक कार्ड की उठाया और मनवीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, रूम नंबर 361। थैंक यू, मनवीर ने जवाब दिया और वार्ड की लेकर वापस से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रूम तक पहुंचने के रास्ते में वो लगातार नैनिका की कही बातों के बारे में ही सोचने लगा। उसकी सारी बातें उसे क्लियर थी, लेकिन वो बात जो उसने बच्चे के डैड के लिए कही थी वो उसे कुछ कंफ्यूज जरूर कर रही थी। उसने बच्चे का अबॉर्शन क्यों करवा दिया, ये बात उसके डैड ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की। ये वाक्य बार बार उसके जहन में घूमे जा रहे थे। वो सोचने लगा था कि वो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा है ना। नैनिका होटल में रह रही है, इसका मतलब साफ था कि वो उसकी और अलीशा की शादी नहीं देख पा रही थी और अगर वो ये नहीं सहन कर पा रही थी उसका एक ही मतलब निकलता था कि नैनिका अभी भी उससे प्यार करती है। लेकिन अगर वो अब तक उसके प्यार को भूल नहीं पाई है तो अयान से शादी के लिए तैयार कैसे हो गई थी? एक के बाद एक उसके मन में चल रहे सवाल उसे काफी परेशान कर गए और अब वो ठीक से कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। इसलिए जब वो अपने ख्यालों से बाहर निकला तब उसने देखा कि वो तो अपने रूम से कई कदम आगे आ गया था। इसलिए वो मुड़ा और वापस से चलने लगा, लेकिन वो अपने कमरे में जाने से पहले नैनिका किस रूम में ठहरी थी इसका पता करने के लिए अपने फोन को बाहर निकाल लिया। 1 साल पहले उससे ब्रेकअप करने के बाद उसने अपने सेल फोन को बदल लिया था और कभी भी उसे ना तो मैसेज किया था और ना कभी कॉल ही लगाया था, जिससे आज उसके नंबर पर कॉल मिलाने से पहले उसका मन थोड़ा झिझका। लेकिन नैनिका को मनीष से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने ईगो को पूरी तरह भूलते हुए उसे कॉल मिला दिया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। पहले तो काफी देर तक किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे मनवीर अपने कान से फोन को नीचे लाने लगा। तभी उसका फोन पर हल्की वाइब्रेशन हुई और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कौन है? उसकी इस आवाज में रोने की भाव और भारीपन को सुनते हुए मनवीर को कुछ भी जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिससे नैनिका एक बार फिर बोली, अगर कुछ भी नहीं कहना तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। कॉल कट करने की बात सुनकर मनवीर तेजी से बोला, अपना कमरा नंबर बताओ। बिना कोई सवाल किए अपनी बात खत्म होने के बाद मनवीर ने फोन की दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन पर एक लंबी बीप की आवाज सुनने के बाद मनवीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और उसने वापस से उसे कॉल लगाते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सभी के दरवाजे को पीट कर देखूं कि तुम किस रूम में रुकी हो? इतना सुनने के बाद नैनिका ने वापस से कॉल को कट कर दिया और गुस्से से अपने फोन को स्विच ऑफ करने के बाद बेड पर ही एक बगल फेंक दिया। इधर जब मनवीर ने फिर से कॉल को डिस्कनेक्ट हुआ देखा तो नाराजगी और झुंझलाहट से उसका चेहरा थोड़ा तंग सा हो गया और अब वो कोई भी और हरकत न करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। हालांकि उसने रूम में दाखिल होने के बाद दरवाजे को बंद नहीं किया और अंदर जाकर बैठने के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ रूम में एक बेड और एक लंबे से काउच के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो वापस आया और वही दरवाजे पर शरीर टिकाए खड़ा हो गया।
नैनिका के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ होने से वो ये बात जानता था कि नैनिका कुछ ही देर में अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल लॉबी में जरूर झांकेगी। ठीक उसकी सोच की तरह ही उसने 15 मिनट बाद एक रूम के दरवाजे को हल्का खुलता हुआ देखा और फिर उस दरवाजे से एक सिर भी बाहर निकला जो कि नैनिका का ही था। उसे लॉबी में झांकते हुए देख उसने जल्दी से खुद को रूम के अंदर कर लिया ताकि वो उसे देख ना सके और उससे दूर रहने की जिद में ये होटल छोड़कर ना चली जाए। 1 मिनट तक तहकीकात करने के बाद उसने अपने सिर को अंदर किया और दरवाजे को अच्छे से लॉक करते हुए खुद से ही कहा, आखिर वो मेरा रूम नंबर क्यों जानना चाह रहा था? अभी भी कुछ बचा है क्या हमारे बीच? इधर मनवीर भी अब नैनिका का रूम नंबर जान गया था, इसलिए वो भी अपने दिल में कुछ शांति महसूस करने लगा और अंदर चला गया। होटल में रुकने के अचानक बने प्लान से वो कपड़े तो लाया नहीं था, इसलिए नहाकर उसने वापस से अपने उन्हीं कपड़ों को पहन लिया और सोफे पर बैठ अपने फोन में नैनिका के फेसबुक अकाउंट पर रिसेंटली अपलोड किए उसके फोटोज को देखने लगा। इधर रूम में एकांशी को अकेले छोड़ने के बाद अयांश सीधे राघव के कमरे तक चला गया और उस पर दस्तक देकर उतरे हुए मूड में ही कहा, दरवाजा खोलो। अगले 1 मिनट में ही राघव ने दरवाजा खोल दिया और अयांश को अभी भी एक खराब और डराने वाले मूड में देख जल्दी से पूछा, सर आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? क्या नक्श ने रिपोर्ट भेज दिया है? अयांश ने पूछा। जी सर, राघव ने जल्दी से जवाब दिया। अपने इतना कहने के बाद राघव ने नोटिस किया कि अयांश कहीं खोया खोया सा था। जितना वो गुस्से में नजर आ रहा था उतनी ही उदासी भी उसके चेहरे पर बंधी दिखाई पड़ रही थी, जिससे राघव ने अयांश को अंदर आने को कहा और फिर उससे पूछा, सर क्या आप उसे अभी देखना चाहते हैं? नहीं, अयांश कहते हुए दरवाजे पर ही खड़ा रहा और फिर एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया, एकांशी का लगेज शायद कोई और ले गया है। कल ही एयरपोर्ट जाना और वहाँ कंप्लेन कर देना ताकि वो जल्द से जल्द मिल जाए। ओके सर। इतना कहते हुए राघव ने अयांश के हाथों को देखा। उसके हाथों की पट्टियां पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी, जिससे उसने उसके हाथ को पकड़कर कहा, आपने फिर खुद को तकलीफ पहुंचाई, चलिए मैं आपकी पट्टी बदल देता हूँ। नो नीड, अयांश ने जल्दी से कहा और अपने हाथ को वापस से खींच लिया। लेकिन सर इस तरह तो आपका हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा, मुझे देखने दीजिए वरना आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होंगे। इतना कह राघव अयांश को अपने साथ रूम में ले गया और कमरे में लगे टेलीफोन से ही एक फर्स्ट एड बॉक्स के लिए होटल स्टाफ से कह दिया। कुछ देर बाद ही वो होटल के स्टाफ से एक फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। फिर उसने अयांश की पुरानी पट्टियों को खोला और उसके हाथ पर धीरे धीरे मरहम लगाने लगा। कई बार हाथों पर बल देने की वजह से अयांश के घाव छूटने के बजाय बढ़ गए थे, जिसे देखते हुए राघव परेशान हो गया और अयांश को डॉक्टर के पास चलने को एडवाइस करने लगा। लेकिन अयांश ने उसकी एडवाइस को पूरी तरह अनसुना कर इमोशनलेस भाव से उससे कहा, गो गेट सम सिगरेट पैकेट्स। लेकिन सर आप इंजर्ड है, ऐसी हालत में आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आपने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया, क्या मैं आपके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दूं? राघव ने उसकी डिमांड पर कहा, लेकिन उसकी नजरों में अभी भी एक खालीपन देख उसने अपनी बात को खत्म किया। इस तरह जब तक आप खाना खाते हैं तब तक मैं आपके लिए सिगरेट के पैकेट ले आऊंगा। उसकी बात को गंभीरता से सुनते हुए अयांश ने उससे कहा, ओके गो अहेड। अयांश के मुंह से इतना सुनना था कि राघव जल्दी से उठा और रूम में रखे होटल के मेन्यू कार्ड से कुछ हल्का लेकिन हेल्थी फूड ऑर्डर कर दिया। उसके 15 मिनट बाद ही एक स्टाफ रूम सर्विस खाने के साथ आ गया और कुछ ही देर में वो कॉफी टेबल पर खाने को रख कर वहाँ से ये कहते हुए चला गया कि अगर उन्हें किसी भी और चीज की जरूरत पड़ती है तो वो कॉल कर सकते हैं। होटल स्टाफ के चले जाने के बाद राघव ने अयांश को अभी भी बिना प्रतिक्रिया के ही बैठे देखा, जिससे वो समझ गया कि अयांश किसी ना किसी बात को लेकर काफी स्ट्रेस्ड है। इसलिए उसने उससे कहा, सर आप तब तक खाइए, मैं आपके सिगरेट पैकेट्स ले आता हूँ। इतना कहने के बाद वो भी कमरे से निकल गया।
कुछ देर बाद ही वो सिगरेट के 4 पैकेट और एक लाइटर ले आया और दरवाजे पर नॉक कर दिया। 1 मिनट बाद भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, एंटर। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश की आवाज सुन असिस्टेंट राघव ने धक्का लगाकर दरवाजे को खोला और अंदर आते हुए देखा कि अयांश के सामने रखी प्लेटों से खाना कुछ 3-4 चम्मच ही खाया गया था और अयांश अब भी निराश सा वहीं बैठा हुआ था। अयांश को इतना अपसेट देख उसने बिना कुछ बोले सिगरेट के सारे पैकेट्स को उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर अयांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए राघव ने चुपचाप खड़े होने से पहले सारे पैकेट को टेबल पर उसके सामने रख दिया और फिर एक लंबी सांस के साथ वो सीधा खड़ा हो गया। काफी समय के बाद अयांश हेजिटेट करते हुए उसकी तरफ घुमा और सिगरेट के एक पैकेट को खोलकर उसमें से एक सिगरेट निकाल लिया। अपने होंठों के बीच दबाते हुए उसने उस सिगरेट को सामने रखे लाइटर से जलाया और उसकी एक लंबी कश खींचते हुए तीखे धुएं को कमरे में छोड़ दिया। ऐसे कई लंबी कश को खींचते रहने के बाद अयांश ने देखा कमरा धुएं से भरने लगा था, जिससे वो अपनी जगह से उठा और कमरे में लगे पूरी लंबाई वाली खिड़की पर खड़ा हो गया। पहले सिगरेट को खत्म करने के बाद वो राघव की तरफ हल्का सा मुड़ा और उसे देखते हुए एक और सिगरेट देने का इशारा कर दिया। एक पल के बाद ही उसके हाथ में दूसरी सिगरेट राघव द्वारा ये कहते हुए दे दी गई कि उसे बिना खाना खत्म किए इतना अधिक स्मोक नहीं करना चाहिए, लेकिन अयांश उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने वापस से उस सिगरेट को भी जला लिया और उसके कश को खींचते हुए अचानक से रुक गया। एक हल्की खांसी के बाद उसने दबी लेकिन सुनाई पड़ जाने वाले लहजे में कहा, मेरे रूम पर भी डिनर भिजवा दो और श्योर करना कि खाने के बाद दिए जाने वाले ड्रिंक में कुछ भी ठंडा ना हो। इतना कहने बाद अयांश खामोश हो गया, जैसे वो फिर से कुछ सोचने लगा था। अगले 1 मिनट बाद वो फिर से बोला, एक काम करो, खाने के बाद एक अदरक वाली गर्म चाय उसके लिए भिजवा देना, और हाँ, ये सब कुछ फीमेल स्टाफ या वेट्रेस से ही रूम में भिजवाना। राघव अयांश के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से पहले कुछ देर रुककर सोचने लगा कि आखिर अयांश इतनी रात को एकांशी के लिए गर्म चाय क्यों भिजवा रहा है। ये देखकर कि राघव अभी भी अचंभे में खड़ा है, अयांश ने एक ठंडी नजर से उसकी तरफ देखने के लिए अपने सिर को उठा लिया और कहा, क्या तुम सारी रात वहीं खड़े रहने वाले हो? अयांश को नाराजगी से बोलता सुन राघव एक आह की आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गया। एकांशी के लिए खाना और एक गर्म अदरक वाली चाय अपने देख रेख में एक फीमेल वेट्रेस के हाथों से पहुंचवाने के बाद राघव लगभग 10 मिनट बाद कमरे में वापस आ गया। राघव को वापस कमरे में देख अयांश ने ठंडे भाव से ही उससे पूछने के लिए अपने शरीर को उसकी तरफ मूव किया और पूछा, क्या तुमने खाना और चाय वहां पहुंचवा दिया? अयांश के चेहरे पर थोड़ा रिलीफ और हल्कापन देख राघव ने इस सिचुएशन में थोड़ा हिचकिचाने के बाद अयांश की तरफ बढ़ते हुए कहा, सर, लेकिन मिसेज आदित्य ने रूम के अंदर खाना नहीं लिया, बल्कि उन्होंने खाने को वही बाहर ही छोड़ने को कहा और वहाँ से मुझे और वेट्रेस को जाने को कह दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। राघव की बात सुन अयांश सिगरेट को वापस अपने मुंह में रखने से पहले काफी देर के लिए कुछ सोच में डूब गया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता उसने सुना कि राघव अब भी कुछ कहना चाह रहा है, जिस पर अयांश ने उसे अपनी बात कहने का इशारा कर दिया। सर, मिसेज आदित्य काफी छींक रही थी। कमरे के बाहर मैं लगभग 3 से 4 मिनट ही खड़ा रहा था, लेकिन इतनी देर में ही मिसेज आदित्य ने कई बार छींका और उन्हें खांसी भी आ रही थी, राघव ने कहा। अयांश की हरकतें अचानक से बंद हो गई और फिर सिगरेट पर उसकी उंगलियां थोड़ी सी और कस गई। उसने रात के आसमान को एक निगाह देखा और लगभग 2 सेकेंड बाद उसने सिगरेट को नीचे फेंक कर पैर से कुचल दिया, ऐसा कि जैसे अब वो और वहाँ खड़े होकर सिगरेट नहीं पीने वाला था। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले अपने सिगरेट के सभी पैक्स को पैंट के पॉकेट में रखा और राघव को एक नजर भर देखते हुए कहा, मेल चेक कर लेना और आगे कोई इशू हो तो मुझे कल दिखा देना।
कमरे से निकलने के बाद अयांश अपने रूम में जाने के बजाय सीधे रिसेप्शन की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने वहां की लड़की से मेडिकल शॉप का एड्रेस लिया और एक कैब कर शॉप से कोल्ड की मेडिसिन ले आया। कोल्ड की पिल्स लिए कमरे के अंदर जाने से पहले वो झिझका, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने दरवाजे पर अपना कार्ड लगा दिया, जिसके एक सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। रूम का सीलिंग फैन अब भी ऑन था और पूरा कमरा बुरी तरह ठंडा था। हालांकि वहाँ का सी ऑन नहीं था, लेकिन वो खिड़की जो उसने जाने से पहले खोला था वो अभी खुली हुई ही थी और उसमें से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शायद इसी वजह से कमरे का तापमान सामान्य से कुछ हद तक ठंडा हो गया था। इसलिए उसने सबसे पहले खिड़की को बंद करने के बारे में सोचा और चलने लगा, लेकिन सोफे के दूसरे बगल पहुंचते ही उसकी नजर एकांशी पर पड़ गई, जो कि शर्ट के ऊपर उसका उतारा हुआ ब्लेजर, जो यहाँ से जाने से पहले उसने सोफे पर ही छोड़ा था, उसे उसने पहन लिया था और अपने फोन को सीने पर रखे सो चुकी थी। सोफे के सामने रखे टेबल पर खाने और चाय को वैसे ही बिना खत्म किए पड़ा हुआ देख अयांश ने मेडिसिन के पैकेट को भी टेबल पर ही आहिस्ते से रख दिया और सोई हुई एकांशी के सीने से उसका फोन धीरे से उठाकर अपने हाथ में ले लिया। उसे और अधिक गहराई और संजीदा नजरों से देखते हुए अयांश वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों को उठाकर उसने चेहरे को छूना चाहा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो कुछ रुक सा गया। उसे एक पल में ही याद आ गया कि अभी कुछ देर पहले ही एकांशी ने उसे अपने करीब होने से रोक दिया था, जिससे अयांश के दिल में एक बार फिर उदासी और अकेलेपन का एहसास जगह बनाने लगा। उन लम्हों में वो कुछ कंफ्यूज सा हो गया, एकांशी के लिए अपने दिल में फीलिंग को लेकर। ना तो वो उससे नफरत ही करना चाहता था और ना उसके प्यार में ही पड़कर खुद को फिर से किसी से दूर होने की तकलीफ को झेलना चाहता था। उसके नजर में एकांशी जिस तरह की लड़की थी, उसके हिसाब से वो उसे कभी भी छोड़कर जा सकती थी, और अगर वो उसके आसपास होने का आदी हो जाता है तो उसके जाने के बाद उसे वैसी ही तकलीफ होगी जैसे कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसने महसूस की थी। उसके चेहरे को बिना छुए ही उसने अपने हाथ को नीचे किया और वहाँ से उठ बेडरूम में जाकर एक ब्लैंकेट ले आया। उस ब्लैंकेट को एकांशी के शरीर पर फैलाते हुए एक बार फिर वो उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके होंठों पर एक हल्की एहसास ना होने वाली चुंबन को रख दिया। अगले ही पल उससे अलग होते हुए अयांश ने उसके सोते मासूम से चेहरे की तरफ देख मन ही मन सोचा, काश मैं अपनी नफरत और जज्बातों को बर्फ पर लिख पाता और उसके बाद उस पर सूरज की रोशनी पड़ने का इंतजार करता। पहली किरण के साथ वो पिघल जाता और मैं अपनी नफरत और जज्बातों को पानी की तरह ही बहा देता। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सुबह रेडी हो जाने और कमरे से निकलने के पहले अयांश ने एक नजर एकांशी को सोफे पर यूं ही लापरवाही से सोते देखा। उसे देख उसकी आंखों में इमोशन साफ झलकने लगे थे। रात में एकांशी द्वारा उसे रोक देने से वो तब से खुद में ही घुट रहा था और यही वजह भी थी कि वो पिछली रात ठीक से सो नहीं सका था। नींद ठीक तरह से पूरी ना होने से उसकी आंखों के आगे कुछ हल्के डार्क सर्कल बन गए थे और चेहरा भी कुछ मुरझाया हुआ सा दिखाई पड़ रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ गया और कमरे को छोड़कर बाहर की तरफ जाने लगा। होटल के लंबे से लॉबी में चलते हुए उसने अपने फोन में राजवी का नंबर डायल कर दिया। उसे अपने कान से लगाकर कुछ 15 सेकंड रुका। कॉल रिसीव होते ही उसे राजवी की वही एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरी आवाज सुनाई पड़ी, जो कि कह रही थी, अयांश तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें कुछ काम है क्या? उसकी एक्साइटमेंट और फोन पर चिल्लाने की आवाज से अयांश का ठंडा चेहरा और अधिक बेजान सा हो गया और उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कहा, 10 मिनट में रेडी होकर मुझे होटल के एंट्रेंस पर मिलो। इतना कहते हुए अयांश ने दूसरी तरफ की आती आवाज को सुनने की भी जहमत नहीं की और फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और सीधे चलते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। 10 मिनट बाद जब राजवी नीचे आई
तब उसका चेहरा संदेह और सवालों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर इतनी निपुणता से मेकअप किया था कि होटल में मौजूद सभी स्टाफ और गेस्ट उसे ही देख रहे थे। हालांकि उनके आकर्षण का केंद्र उसका पहना हुआ ड्रेस भी हो सकता था, क्योंकि उसने एक ब्लैक डीप की मिनी फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें उसके लंबे पैर और बदन का आधा हिस्सा साफ साफ झलक रहा था। होटल के एंट्रेंस पर अयांश को खड़ा देख उसने अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान बनाई और आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़े हुए बोली, क्यों बुलाया मुझे? इतना कहते हुए उसने अपने शरीर के स्पर्श को अयांश के बॉडी से छुवाना चाहा और ये भी नोटिस कर लिया कि अयांश वहाँ अकेला ही आया था, एकांशी वहाँ नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वो उसके साथ ही वक्त बिताना चाहता है, जिससे उसने अयांश को और उकसाने के लिए अपने जिस्म को उसके और अधिक करीब ले आई। जब अयांश को राजवी की ये हरकत अपने शरीर पर महसूस हुई तो बिना किसी इमोशन के आक्रामक तरीके से उसने उसे दूर झटक दिया। चूंकि राजवी ने हाई हील्स पहने हुए थे तो अयांश के यूं धकेलने से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते गिरते बची, जिससे उसे अयांश का ये ठंडा बिहेवियर थोड़ा गुस्सा दिलाने लगा। खुद को संभालते हुए उसने अयांश को एक नजर देखा और कहा, क्या तुमने मुझे गिराने के मकसद से बुलाया है? अयांश, जो कि उसकी हर हरकत अच्छे से समझ चुका था, उसने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और आगे बढ़कर कैब की तरफ बढ़ गया, जो कि उसी ने बुक किया था। वहां आने से पहले, कैब में एंटर होने से पहले वो बिना मुड़े ही नाराजगी और अशिष्टता से कहा, कैब के अंदर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे यूजले सवालों का जवाब नहीं है। इतना कहते हुए अयांश कैब के अंदर चला गया और अपनी तरफ का दरवाजा भी बंद कर दिया। अयांश के अयुक्त व्यवहार को देख राजवी का मूड थोड़ी देर के लिए अपसेट हुआ, लेकिन उसने खुद का मूड इस वजह से ठीक कर लिया कि अयांश उसके साथ कहीं जा रहा था और एकांशी उनके बीच नहीं थी, तो वो इस मोमेंट को अपने गुस्से की वजह से बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए वो चुपचाप से कैब के दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसमें बैठ गई और मुस्कुराते हुए अयांश से पूछने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम मुझे ये बताना नहीं चाहते? उसके सवाल को अपने नेचर के हिसाब से इग्नोर करते हुए अयांश ने अपने फोन के लॉक को खोल लिया और उसमें एक नंबर डायल कर कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगा। अगले 10 सेकेंड बाद वो बोला, सॉरी मिसेस सेन, हम आज मीटिंग नहीं कर सकते। मेरे असिस्टेंट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं खुद आपसे उसके लिए अपॉलजी करना चाहता हूँ। मीटिंग कैंसिलेशन की बात सुन राजवी अब थोड़ी और संदेहित हो गई। अपने काम को आगे रखने वाला अयांश आज खुद ही मीटिंग रद्द कर रहा था और तो और बिना एकांशी को साथ लिए वो उसे कहीं लेकर भी जा रहा था। तो क्या वो उसे किसी दूसरे होटल या किसी सुनसान जगह पर ले जाना चाह रहा था जहां वो उसके साथ कुछ कीमती वक्त बिता सके? आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था? उसके इरादों के बारे में कल्पना करते हुए राजवी का चेहरा खिल उठा और वो अयांश के आकर्षित चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी कैब एक जगह आकर रुक गई और वो अपने अद्भुत ख्यालों से बाहर निकल आई। कैब की विंडो से झांकने पर राजवी ने पाया कि उसके सामने एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल था, जो आमतौर पर काफी एक्सपेंसिव और लिमिटेड चीजें सेल किया करता था। बैंगलोर के इस शॉपिंग मॉल के बारे में उसने कई बार इंटरनेट साइट था और ये तय किया था कि वो इस बिजनेस ट्रिप के दौरान इसमें शॉपिंग करने जरूर जाएगी, लेकिन ये बात उसने कभी भी अयांश से शेयर नहीं की थी। फिर वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया था, सोचते रहने और 2 मिनट बाद वो कैब से निकल आई और एक बार फिर अयांश से बोली, अयांश, क्या तुम्हें शॉपिंग करना है? शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ते हुए अयांश ने राजवी को एक ठंडी नजर देखा और एक बार फिर उसके सवालों को इग्नोर कर दिया, जिस पर राजवी भी उसके पीछे दौड़ी और अपने सवाल को दोहराते हुए बोली, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मुझे क्यों लेकर आए? क्या तुम मेरे लिए भी कुछ? वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अयांश ने कहा, गो चूज द ड्रेस, मेकअप एंड सैंडल्स फॉर द गर्ल। लड़की के लिए कपड़े और मेकअप। अयांश के इन शब्दों से राजवी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि वो किसके लिए ये सारी चीजों को लेने की बात कर रहा था।
एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि अयांश एकांशी के लिए शॉपिंग करने आया था, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर वो एकांशी के लिए ये सब खरीदने आता तो एकांशी को अपने साथ लेकर आता, ना कि उसे। इसका मतलब था कि वो उसके लिए ही ये सारी चीजें सेलेक्ट करने की बात कर रहा था। तो क्या वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था? इस शॉपिंग के बदले वो उससे क्या मांगने वाला था? इस बारे में सोचकर ही राजवी के पेट में तितलियां उड़ने लगी और उसने अयांश को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जब अयांश ने शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर पूछा तो उसने